गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में अर्धचालक पदार्थ पढ़ा रहे हैं। ये अंतिम यूनिट है फिजिक्स की, क्लास 12 की। अर्धचालक पदार्थ में भी सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी चालक, अचालक और अर्धचालकों में अंतर। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि चालक क्या है, अचालक क्या है और अर्धचालक किसे कहते हैं, तब इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले इसमें अंतर दो आधार पर हम अंतर करेंगे। एक तो करेंगे चालकता के आधार पर अंतर और एक करेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर अंतर। यानी इन तीनों में जो अंतर निकालेंगे हम, वो एक तो पदार्थ की चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर, तो कि किसमें विद्युत का प्रभाव बहुत आसानी से होता है, किसमें विद्युत का प्रभाव कठिनाई से होता है, इन चीजों के आधार पर निकालेंगे। और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हम इनमें अंतर करेंगे। तो देखिए पहले विद्युत चालकता के आधार पर विद्युत चालकता के आधार पर हम इनमें अंतर कर रहे हैं। तो क्या होता है कि पहले तो विद्युत चालकता क्या है, हमने प्रतिरोध वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। और तब जिस पदार्थ की चालकता ज्यादा होती है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत सुगमता से होता है। जैसे धातुओं में, धातुओं की विद्युत चालकता अधिक होती है, इसलिए उनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है। ठीक है। कुछ चालकों की विद्युत चालकता बहुत कम होती है, इसलिए उनमें विद्युत का प्रभाव उतनी कठिनाई से होता है। ठीक है। ऐसे अर्धचालकों में, अर्धचालकों की जो विद्युत चालकता होती है वो सुचालकों से कम और कुचालकों से अधिक होती है। ठीक है। कुचालकों से अधिक विद्युत चालकता होती है अर्धचालकों की। अब इसमें जिसकी चालकता अधिक होगी उसके लिए प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। ठीक है। जैसे वो हैं, धातुएं हैं या सुचालक हैं, तो धातुओं या सुचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए उनकी चालकता अधिक होगी। जिसका उनका प्रतिरोध कम होता है धातुओं का, इसलिए उनकी चालकता अधिक होगी। ठीक है। अब मैं अंतर का आ रहा हूं कि पदार्थ की चालकता के आधार पर इन तीनों में अंतर। तो होता क्या है, सबसे पहले हम चालक को लेंगे, चालक के लिए करेंगे कि चालक क्या है, चालक किसे कहते हैं। चालक से मतलब है मेरा सुचालक से। चालक से मतलब किससे हमारा, सुचालक। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर। तो सुचालक वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। और या ये कह सकते हैं आप, वे पदार्थ जिनके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो पदार्थ सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। इनकी जो विद्युत चालकता होती है, इनकी विद्युत चालकता, क्योंकि मैं चालकता के आधार पर कर रहा हूं डिफरेंस की, तो पहले चालकता के आधार पर अगर आप डिफरेंस करेंगे तो आपको चालकता बतानी पड़ेगी कि किस पदार्थ की चालकता कितनी है। तो जो सुचालक पदार्थ हैं उनकी विद्युत चालकता ये होती है 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻²⁰ ओम मीटर। ठीक है। इनकी जो चालकता है वो इतनी है, सॉरी इसको ऐसा कीजिए प्लस में। ठीक है, इनको प्लस में कीजिए। इनकी जो चालकता है वो 10⁻² से 10⁻8, मैंने घटते हुए क्रम में लिखा, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है। इनकी चालकता 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर है, बहुत अधिक है ये राशि। और ये क्या है इनकी चालकता, और इनकी प्रतिरोधकता, इनकी जो प्रतिरोधकता है
वो ठीक इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, चालकता का उल्टा प्रतिरोधकता हो गया, तो इसका उल्टा कर दो, इस वैल्यू का उल्टा हो जाएगा 10 की घात ऋण 2 और इसका उल्टा हो जाएगा 10 की घात ऋण 8। ठीक है, तो इनकी प्रतिरोधकता जो है वो क्या है, 10 की घात ऋण 2 से 10 की घात ऋण 8 के बीच होती है। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक आ जाएगा, इसका उल्टा क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये वैल्यू याद रखना इसमें, ऊपर वाला याद रखा तो नीचे वाला इसका उल्टा हो जाएगा। तो सुचालकों की विद्युत चालकता 10 की घात ऋण 2 से 10 की घात 8 ओम मीटर और प्रतिरोधकता 10 की घात ऋण 2 से 10 की घात ऋण 8 ओम, ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होती है। ठीक है, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में बहुत अधिक होती है, इनमें धारा का प्रवाह बहुत सुगमता से होता है। ठीक हो गया ना। और इसके बाद हम अगला लेंगे अचालक। सुचालकों को चालक भी कहते हैं, और सुचालक की एग्जाम्पल क्या है, जो भी मैं पढ़ा था कि जितनी भी धातुएं हैं, ठोस धातु हैं, जो धातु हैं वो जो है विद्युत की सुचालक है। सबसे अच्छा सुचालक कौन है, चांदी। ठीक है, सबसे अच्छा सुचालक कौन है, चांदी। अन्य सुचालक पदार्थ जैसे ये हो गया आपका एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, अन्य जो धातुएं हैं वो सब क्या हैं, सुचालक। ठीक है, इसके बाद दूसरा अचालक। अचालक को इंग्लिश में कहते हैं हम, क्या कहेंगे ना इंग्लिश में इसको, इंसुलेटर। इंसुलेटर ये अचालक के लिए है। अचालक को हम कुचालक भी कहते हैं। ठीक है, कई संदर्भ में आप इसको परावैद्युत भी मान सकते हैं। परावैद्युत ये नया नाम है, पर जो आपने कक्षा 10 तक पढ़ा इसका नाम क्या, अचालक या कुचालक। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है कि वे पदार्थ जो विद्युत के बुरे चालक होते हैं वे कुचालक कहलाते हैं। माने बुरा। ठीक है, जो विद्युत धारा, जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से नहीं होता है, बहुत कठिनाई से होता है, वे पदार्थ अचालक या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। और इसका कारण क्या है कि इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम या नगण्य होती है। ठीक है, नगण्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम पाए जाएंगे। नगण्य मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये शब्द आपने पहले पढ़ा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगी इसकी परिभाषा, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा के ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पे नाभिक का आकर्षण बल लगभग नगण्य रहता है और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से लगभग मुक्त रहते हुए पदार्थ की सीमा के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत करना कि परमाणु के अंतिम कक्षा के जैसे इलेक्ट्रॉन है उन पे नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम होता है, परंतु अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परमाणु में अंतिम कक्षा जरूर होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी जरूर होंगे उसमें, तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परमाणु की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वे इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हैं और पदार्थ की सीमा के अंदर गति कर रहे हैं, केवल वही क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अर्थात ऐसे इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों से संयोजकता का निर्धारण होता है, चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, उन इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण होता है जो विद्युत धारा के प्रभाव के लिए उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो कुछ चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं और कुछ चालकों में जो विद्युत चालकता होती है वो बहुत कम होती है।
जिनकी चालकता कम होती है वो विद्युत धारा के पूरे चालक होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो विद्युत चालकता है कुचालकों की वो बहुत कम है। जैसे कि यहां पर इनकी विद्युत चालकता कुचालकों की ये है 10 की घात ऋण 11 से 10 की घात ऋण 18 कर दो या 19 कर दो इसको, ओम मीटर इसका मात्रक है ओम मीटर। ठीक है, और इसमें इसकी प्रतिरोधकता ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता ये आ जाएगा 10 की घात 11 उल्टा कर दो, ओम इनवर्स से मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ये 10 की घात 19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया प्रतिरोधकता का। अब इसमें आप देख रहे हैं जो ये अचालक है इसकी प्रतिरोधकता ये क्या है, बहुत ज्यादा है, अर्थात इसका प्रतिरोध भी बहुत, जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी इसका प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनमें धारा का प्रवाह बहुत मुश्किल से होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें या तो होंगे ही नहीं या तो बहुत कम होंगे, इसलिए। ठीक है, और विद्युत चालकता इसकी बहुत कम है, बहुत छोटी संख्या 10 की घात 11 से 10 की घात 19, बहुत छोटी संख्या है, इसलिए इसकी चालकता काफी कम दिख रही है आपको इसमें। अब इसके बाद जैसे एग्जाम्पल क्या है, इसके उदाहरण क्या है, तो अचालक के उदाहरण या कुचालक के उदाहरण है, जैसे हीरा हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, ठीक है, और प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है कुचालकों के उदाहरण है। कागज हो गया, ठीक है, तो ये कुचालकों के उदाहरण है जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, मृत शरीर हो गया, वो भी क्या है कुचालक। इसके बाद अर्धचालक, तीसरा अर्धचालक, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालकों से अधिक और सुचालकों से कम होती है, ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता सुचालकों से कम और कुचालकों से अधिक होती है, ऐसे पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक हो गया, और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, और भी हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, और तमाम प्रकार के ये जैसे दो दो तत्वों का मिश्रण है, यानी ये यौगिक है। ठीक है, ऐसे कई प्रकार के अर्धचालक हम क्या कर सकते हैं इसमें, और भी जैसे इंडियम, फॉस्फोरस, ये सब क्या है अर्धचालक हैं। जैसे हमारा एंथ्रासीन, ये भी अर्धचालक है। तो ऐसे बाद में आएगा टॉपिक कहीं पे, तो वहां पर हम इसके अर्धचालकों को के जो उदाहरण है वहां पर डिटेल बताएंगे उनको। अच्छा, अर्धचालक की विद्युत चालकता क्या होती है, कुचालकों से अधिक, सुचालकों से कम। तो होती कितनी है ये, देखिए इसकी विद्युत चालकता, इसकी जो विद्युत चालकता है वो है 10 की घात 5 से 10 की घात ऋण 6, 10 की घात 5 ओम मीटर से 10 की घात ऋण 6 ओम मीटर। ठीक है, 10 की घात 5 से 10 की घात ऋण 6 ओम मीटर। तो वो निकाल दीजिए इसका प्रतिरोध।
प्रतिरोधकता, भाई प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यह आ जाएगा 10 की घात ऋण 5 से ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 की घात 6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये जो आपको डाटा दिख रहा है ये अर्धचालक, ये सुचालक और कुचालकों के बीच में, ठीक है। अर्धचालकों की एक विशेषता है, अगर हम जैसे सुचालक की बात करें तो सुचालकों का तापमान बढ़ाने पे, ध्यान रहे सुचालक कौन है, ऐसे सभी धातुएं सुचालक हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है सुचालकों का या धातुओं का तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है, बता सकते हैं आप? सुचालकों का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या अप्रभावित रहता है? तो ध्यान रहे सुचालकों का तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ता है। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा सुचालकों का, जैसे धातुओं में, ठीक है। कारण यह वहां पे कि तापमान बढ़ने पे क्या होता है सुचालकों में, तापमान बढ़ने पे वहां पे भले ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है पर साथ ही साथ वहां पर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अन्य आयनों और परमाणुओं के साथ जो टक्कर होती है वो टक्कर भी जल्दी जल्दी होती है, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर सुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अन्य आयनों या परमाणुओं से जो टक्कर होती है वो टक्कर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। अगर कम तापमान पर टक्कर प्रति सेकंड 10 बार हो रही थी तो तापमान बढ़ाने पर हो सकता है प्रति सेकंड टक्कर 50 बार हो जाए, ठीक है। तो वो टक्कर जितनी ज्यादा होगी वहां पर उतना ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा धारा के प्रभाव में, ठीक है। तो सुचालकों में तापमान बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक। अर्धचालकों में क्या होगा, तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध घटेगा, उल्टा होता है। तो अर्धचालकों में तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध घटता है, इसीलिए अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक ये नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ये अर्धचालकों में होता क्या है, प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों में क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। और इसका कारण यह है प्रतिरोध घटने का, क्योंकि जब अर्धचालकों का तापमान बढ़ाया जाता है तो वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में उत्पन्न होने पर धारा के प्रवाह के लिए आवेश वाहक ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए वहां पर धारा आसानी से प्रवाहित होती है, ठीक है। तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध घटता है परंतु चालकता बढ़ती है। एक चीज घटी तो एक चीज बढ़ेगी। तो तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है जबकि धातु की चालकता घट जाती है। ये गुण याद रखना। अब इससे देखिए अर्धचालकों का अगर तापमान घटाएंगे, अब तापमान घटाने की बात कर रहा हूं मैं, तो तापमान घटाने पर अर्धचालकों की चालकता घटेगी। तापमान घटाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होगी, घटेगी, ठीक हो गया, चालकता घटेगी उनकी। तो यदि तापमान परम शून्य ताप पे है, 0 केल्विन है, ठीक है। अगर अर्धचालक का तापमान 0 केल्विन है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है इसका डिग्री सेल्सियस में वैल्यू, तो अगर किसी 0 केल्विन ताप को हम परम शून्य ताप कहते हैं, इसको परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप पर अर्धचालक पूर्ण कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। इनमें ये जो अर्धचालक थे ये कुचालक में परिवर्तित होते हैं अगर तापमान परम शून्य ताप के बराबर हो। तो 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक पूरी तरह से कुचालक की तरह बिहेव करते हैं। ये क्वेश्चन आता कई बार 1 नंबर में, ठीक है, या कंडीशन में आते हैं ये। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर पढ़ाएंगे इसमें। इससे पहले हमने अभी वो देखा था कि
विद्युत चालकता के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर अंतर। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत ठोसों के लिए है। ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर यह माना जाता है कि बैंड दो प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। संयोजी बैंड और चालन बैंड, जैसे यहां पर ये संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है। तो ठोसों के लिए जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत है उसके आधार पर यह माना गया है कि बैंड दो प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड, चालन बैंड। और संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में ही उपस्थित होते हैं, पर जब इन इलेक्ट्रॉनों को कहीं से कोई ऊर्जा मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन तब चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। और जब ये चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तो यहां पर चालन बैंड में पहुंचने पर ये विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस आधार पर चालन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ये गैप दिखाया गया है, ये गैप है यहाँ पे, इस गैप को कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप ये क्या है कि परिभाषा क्या है उसकी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जिसको प्राप्त करके संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाता है। अर्थात संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में पहुंचने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा की मात्रा वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाती है। तो इसके आधार पे मैं चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर बता रहा हूं। तो देखिए इसमें जो चालक होते हैं, जैसे ठोस पदार्थ जो धातुएं हैं, धातुएं चालक होती हैं, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, जैसे धातुएं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी होते हैं, उन्हें हम सुचालक धातुएं कहते हैं, सुचालक कहते हैं। धातुएं जो है चालक होती हैं धारा की। अब देखिए इसमें, तो इनमें क्या होता है, चालक पदार्थों में जो संयोजी बैंड और चालन बैंड होंगे ये या तो आंशिक रूप से भरे होंगे और या तो एक दूसरे पे अतिव्यापित होंगे। कहने का मतलब यह है कि चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड या तो एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे, इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होगा, और या ऐसा होगा कि संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से अतिव्यापित होंगे, मिले हुए होंगे। तो मैं यहां पर सोडियम एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये इसके जो है उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। तो पहली कक्षा इसकी फुल रहती है सोडियम की, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहली कक्षा और पहला उपकोष क्या है इसका, फुल। दूसरी कक्षा में एस और पी उपकोष होंगे, तो एस और पी उपकोष इसके फुल है। तीसरी जो कक्षा है उसमें एस उपकोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, अब वो आंशिक रूप से भरा हुआ होगा क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जो ये अंतिम कक्षा है इसकी तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा में भी केवल एक उपकोष है, एस उपकोष। तो ये एस उपकोष भी आंशिक रूप से भरा हुआ है। और इसमें क्या होगा, सोडियम में चालन बैंड, ये जैसे चालन बैंड होगा और ये संयोजी बैंड होगा, इनके बीच एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं होगा, बहुत कम, ठीक है, नगण्य मान सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होते हैं, इनमें कोई एनर्जी गैप नहीं होता है, अतिव्यापित रहते हैं एक दूसरे से। अब ऐसे ही जैसे अगर मैं एक मैग्नीशियम के लिए एग्जाम्पल दूं, Mg के लिए, Mg का है 12 परमाणु क्रमांक, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 8, 10 और इसमें हो गए, तीसरी में हो गया आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे
8 तो 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 ये इलेक्ट्रॉन है इसके। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम में क्या होता है, पहली कक्षा फुल होती है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s और कोष में ये फुल है। दूसरी कक्षा में s और p ये 2 कोष हैं, ये भी फुल है, p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दूसरी कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरी कक्षा के ये s और p कोष फुल है। जो तीसरी कक्षा है, तो तीसरी कक्षा में क्या होगा, तीसरी कक्षा का जो s कोष है वो फुल है। तो तीसरी कक्षा में क्या होता है, ये इस प्रकार से नहीं होगा, यहाँ पे तीसरी कक्षा में स्थिति कुछ चेंज होगी सोडियम की तुलना में। यहां पर ऐसा होगा, इसमें दिखा दिया। और यहां पर इसमें सोडियम में 3s भी होगा, 3p भी होगा, p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके जो 3s है वो फुल है और 3p, p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम 3p को ऐसा दिखाएंगे यहां पे। तो इसमें क्या हो रखा है, ये s और p कोष में जो ऊर्जा बैंड होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल अतिव्यापित होंगे, मिले हुए होंगे इसमें। तो यहां पर कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होगा, यहां पर ये अतिव्यापित होंगे, मिले हुए होंगे। तो चालक पदार्थों में क्या होता है, संयोजी बैंड ये वाला और ये चालन बैंड है। जैसे चालन हो गया और ये संयोजी वाला हो गया, ये एक दूसरे से बिल्कुल यहां पे मिले हुए होंगे, ठीक है। चालन का भी कुछ क्षेत्र और संयोजी बैंड का भी कुछ क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होंगे, अर्थात ऊर्जा बैंड यहां पर आपस में काफी पास होंगे, मिले हुए होंगे, जिससे कि जो है एस बैंड, जो ये संयोजी बैंड है, यहां से इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी ऊर्जा पाकर चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं। चालन बैंड में यहां पर p कोष के जो ऊर्जा स्तर रेखाएं होंगी और ऊर्जा बैंड होंगे वो p कोष के होंगे। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये वाला चालन वाला बिल्कुल खाली है और संयोजी वाला भरा हुआ है। तो चालक धातुओं में क्या होता है, चालक जो पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से बिल्कुल अतिव्यापित होते हैं, और इसमें चालन बैंड या तो अंशतः भरा हुआ होगा और या तो पूरी तरह खाली होगा, पर ये एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होंगे, जिससे कि इनमें ऑर्बिटल एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। इस प्रकार की स्थिति होगी। ये भी हम दिखा सकते हैं इसको कि ये संयोजी बैंड है और ये चालन बैंड है, ऐसा भी हम इसको दिखा सकते हैं। और इनके बीच का ये क्या है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है। जैसे इसका मान, यदि इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल है, थोड़ा बहुत है, तो ये 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके करीब रहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हों। इस स्थिति में क्या होगा, संयोजी बैंड और चालन बैंड अंशतः भरे होंगे। हो सकता है कि यहां पर संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन हो वो चालन बैंड में पहुंच जाए। अगर इनको थोड़ा बहुत एनर्जी कैसे मिल गई तो ये आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन को चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक शब्द है मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा किनको कहते हैं, चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहां पर हमने देखा
कि चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से बिल्कुल अतिव्यापित रहते हैं और या इनके बीच का एनर्जी गैप जो Eg है ये बहुत कम होगा, नगण्य होगा। अब कुचालक पदार्थों में क्या होता है, कुचालक पदार्थों में चालन बैंड और संयोजी बैंड इनके बीच का अंतराल ज्यादा रहता है। इनके बीच का जो अंतराल है वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। जैसे अगर हीरे के लिए एक एग्जाम्पल लें तो हीरे में जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब होता है और संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये सामान्य वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त नहीं हो पाती है या तापमान बढ़ाने पर भी इतनी ज्यादा एनर्जी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अचालक पदार्थों में चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से अधिक अंतराल को होते हैं, इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होता है। और जैसे अर्धचालक का है, अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बैंड है इसके आधार पर हम संयोजी बैंड चालन बैंड को कैसे समझाएंगे। तो अर्धचालकों में ये होता है कि सामान्य दशाओं में इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड में होंगे यहां पे, और चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है एनर्जी गैप ये वाला, ये जो है अचालकों की तुलना में कम होगा। जैसे अचालक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो अर्धचालक के लिए जैसे 0.75 या 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और सुचालकों की तुलना में ज्यादा होता है। सुचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान सुचालक की तुलना में अधिक और कुचालक की तुलना में कम होता है। और वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसको प्राप्त करके संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में पहुंच जाता है तो ये विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आसानी से उपलब्ध रहता है। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन को ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसके आधार पर संयोजकता का निर्धारण होता है। तो यहां पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। अर्धचालक जैसे जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन अर्धचालक है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन इनके अंतिम कक्षाओं में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ये इनकी पहचान है। जो शुद्ध अर्धचालक है जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन, इनके अंतिम कक्षाओं में 4-4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनमें जो है ऊर्जा बैंडों का निर्धारण कैसे होगा कि जर्मेनियम में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका अर्थ है कि जर्मेनियम के संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा कहीं से मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो वहां पर सहसंयोजक बंद होते हैं उनको तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर कहां पहुंच जाते हैं चालन बैंड में। अन्यथा क्या होता है जर्मेनियम सिलिकॉन इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉनों को मुक्त होने के लिए 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए जर्मेनियम के लिए, और इतनी ऊर्जा प्राप्त करके जर्मेनियम के संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सिलिकॉन में क्या होगा, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचने के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए। इसका अर्थ है कि अगर सिलिकॉन में परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध को तोड़कर क्या हो जाएगा, वो पूरे सिलिकॉन वाली चिप में या सिलिकॉन में क्या होगा वो गति के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। यानी इतनी ऊर्जा पाकर संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध को तोड़कर पूरी धातु में कहीं भी गति के लिए स्वतंत्र है, और तब यह इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाएगा तो इससे धारा का प्रवाह हो जाता है। एक चीज और है, माना संयोजी अर्धचालक में केवल संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन, माना ये इलेक्ट्रॉन है ये चालन बैंड में पहुंच गया, इसको 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिली और ये चालन बैंड में यहां पर आ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया तो इस इलेक्ट्रॉन ने अपने पूर्व स्थान पर एक रिक्ति छोड़ दी। तो यहां पर जो रिक्ति छोड़ी इस पर धनावेश आया था। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा छोड़ी गई इस रिक्ति को हम कोटर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं,
कोटर। इलेक्ट्रॉन द्वारा छोड़ी गई यह रिक्ति कोटर कहलाती है। इंग्लिश में इसको हम होल कहते हैं। तो ये कैसे पैदा होता है कि जब संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करके चालन बैंड में पहुंच जाता है तो वह संयोजी बैंड में एक रिक्ति छोड़ देता है। इस रिक्ति पर इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है और आवेश की मात्रा कितनी होगी इस रिक्ति पर? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश का धनावेशित क्षेत्र कोटर कहलाता है। इसे हम कोटर कहते हैं। और जिस प्रकार से चालकों में, जैसे धातुओं में इलेक्ट्रॉन का धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है, कि जैसे धातुओं में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होता है, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों से नहीं होता। अर्धचालकों में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल के द्वारा होता है। तो अर्धचालकों में धारा का प्रवाह किससे होगा? होल मतलब कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इन दोनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। तो एक क्वेश्चन आता भी है कि अर्धचालकों में धारा का प्रवाह किस प्रकार के आवेशित कणों से होता है? तो अर्धचालकों में धारा का प्रवाह कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के युग्मों के द्वारा होता है, जबकि धातुओं में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो आज हमने यहां पर यह देखा कि अर्धचालक, कुचालक और सुचालक, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन बैंड थ्योरी के आधार पर या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या अंतर है। तो हमने यहां पर ये देखा कि अर्धचालकों में चालन बैंड संयोजी बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल सुचालकों की तुलना में अधिक होता है, कुचालकों की तुलना में कम होता है। इसका अर्थ है कि संयोजी बैंड, अर्धचालकों में संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा अगर मिल जाए तो ये चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं, पर ये ऊर्जा सुचालकों की तुलना में कुछ ज्यादा होगी। और जो अर्धचालक होते हैं इनमें जो तापमान बढ़ने पर इनका वैद्युत चालकता तापमान बढ़ने पे बढ़ती है, तापमान घटने पे इनकी वैद्युत चालकता घटती है अर्धचालकों की। और 0 केल्विन पे यानी परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप, तो परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस तरह से हमने यहां पर देख लिया कि अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड के आधार पर संयोजी बैंड और चालन बैंड किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इनके बीच का एनर्जी गैप कितना होता है। और अर्धचालकों के लिए जो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg है, इसका मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जबकि अचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। और सुचालकों में, जैसे धातु में, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान या तो नगण्य होगा या तो 0.0506 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। तो आज हमने यहां पर चालक, अचालक और अर्धचालकों में अंतर पड़ा, एक तो वैद्युत चालकता के आधार पे और एक ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पे। थैंक यू।